now starting the full 100 marks paper again, जिसमें है कंपनी लॉ एंड अलाइड लॉ और जिसको आप बोलते हो कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ. नाउ कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ में दे हैव गिवन यू कंपनी लॉ एंड देन दे हैव गिवन यू अलाइड लॉ. इस बार का पेपर आपने देख ही लिया होगा. जितने स्मार्ट लोग थे सबकी स्मार्टनेस एक तरफ रखी रह गई. जितने मेहनतकश लोग थे उनके पेपर अच्छे गए. लोगों का मानना है कि 60 नंबर का कंपनी लॉ कर लो तो 40 नंबर का अलाइड लॉ करने की जरूरत नहीं होती. 70 नंबर का कई बार कंपनीज एक्ट ऑप्ट हो जाता है. 30 मार्क्स तक आपको अलाइड लॉ करना पड़ते हैं क्योंकि चॉइसेस बहुत होती. बट दिस टाइम दे हैव गॉन बियॉन्ड एवरीथिंग. उन्होंने हर कंपनी लॉ के क्वेश्चन में अलाइड लॉ का क्वेश्चन फंसाया था और इस कारण बच्चे आउट हो गए. आप लोगों को मैं कंपनी लॉ भी पढ़ा रहा हूं, अलाइड लॉ भी पढ़ा रहा हूं और मैं पूरी मेहनत से दोनों पढ़ा रहा हूं. आपको भी पूरी मेहनत से दोनों पढ़ना है. ऐसा न हो जाए कि कंपनी लॉ हो गया अब अलाइड लॉ तो कर लेंगे या अलाइड लॉ करने की जरूरत नहीं, कंपनी लॉ तो हो जाता है. 70 नंबर तक तो अपन स्कोर कर ही लेते हैं, कंपनी लॉ की चॉइसेस में 30 नंबर का हो जाएगा. सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं. कॉर्पोरेट लॉ और अलाइड लॉ दोनों ही कंप्लीट करना पड़ेंगे आपको इन एनी केस. कॉर्पोरेट लॉ एंड अलाइड लॉ अब हम खत्म कैसे करेंगे उसके दो तरीके हैं. या तो आप मॉर्निंग में ही आए और 15 सितंबर तक मेरे साथ रहें. मॉर्निंग में ही आए और 15 सितंबर तक मेरे साथ रहें तो आपका कॉर्पोरेट लॉ और अलाइड लॉ दोनों खत्म होगा. दूसरा, जल्दी खत्म करना है तो आप मॉर्निंग में भी आए और 1 महीना इवनिंग में भी आए. दैट इज देयर. नाउ इंपॉर्टेंट इज कि मॉर्निंग में भी आए और इवनिंग में भी आए, दोनों जगह जब हम आएंगे तो हम कब तक खत्म कर लेंगे. तो सर मेरे को 4 महीने लगते हैं. जैसे आज हम चालू कर रहे हैं फ्रॉम 18th ऑफ मई, तो मुझे 18th ऑफ जून, 18th ऑफ जुलाई, 18th ऑफ अगस्त और 18th ऑफ सितंबर चाहिए. जहां मैं 15 अगस्त तक तो कंपनी लॉ पे ही रहूंगा और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक मैं किस पे रहूंगा, दैट आई विल बी ऑन अलाइड लॉज. तो अब बात यह आ रही है कि आप अगर 1 महीने पहले फ्री होना चाहते हैं तो आई एम स्टार्टिंग अलाइड लॉ बैच आफ्टर 5 days. जैसे ही मेरा वो 20 days ऑडिट इन खत्म होता है 25 तारीख से मैं चालू करूंगा अलाइड लॉ. वो अलाइड लॉ रहेगा शाम को 6:30 से 7:30, 1 घंटा रोज शाम को 6:30 से 7:30. विद इन 1 month वी विल बी फ्री फ्रॉम अलाइड लॉ और इधर आपका कंपनी लॉ चल ही रहा है. लेकिन जो लोग शाम को नहीं आना चाहते they can continue in this batch up to 15th of September. जिन सेंटर्स पर ये बैच चालू हो रही है, ये बैच यहां से 7 दिन बाद शुरू होगी तो वहां भी 7 दिन बाद खत्म होगी. कॉर्पोरेट लॉ और अलाइड लॉ दोनों के अंदर अगर हम मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे मार्क्स. नाउ अब अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, अलाइड लॉ की, तो कंपनी लॉ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलाइड लॉ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मैं तो आपको दिखाने के लिए लाया था बट अनफॉर्चुनेटली द थिंग्स आर नॉट ओके टुडे, मे पॉसिबल टुमारो सही हो जाए. आप लिख लीजिए हम कितने चैप्टर्स के अंदर कवर करने वाले हैं ये टोटल कंपनी लॉ एंड अलाइड लॉ. मैं आपको चैप्टर लिखाता जा रहा हूं और उसके पास में 10 साल का एवरेज दिखा रहा हूं कि लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में उसका एवरेज क्या हुआ. सबसे पहला टॉपिक आपका आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट. मैंने टॉपिक को अपने फेज के हिसाब से बांट रखा है. फेज के हिसाब से बांट रखा है मतलब अकाउंट्स और ऑडिट एक फेज है अंडर द कंपनीज एक्ट.
अकाउंट्स एंड ऑडिट का अगर आप एवरेज उठाकर देखें तो दैट इज 14 मार्क्स। ये एवरेज आस्किंग ओवर लास्ट 10 अटेम्प्ट्स 14 मार्क्स के करीब करीब आपको अकाउंट्स और ऑडिट मिलता है। इसमें क्या क्या आता है मालूम? डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, अकाउंट्स, ऑडिट एंड डिविडेंड। डिविडेंड भी ले लीजिए। यानी चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट और चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब सीए फाइनल में ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर्स में बटा हुआ है वैसे कंपनीज एक्ट भी चैप्टर में बटा हुआ है। तो उसमें एक चैप्टर 8 है जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फिर एक चैप्टर 9 जिसको कहते हैं अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, फिर एक चैप्टर 10 जिसको कहते हैं ऑडिटर्स। तो ये ऑडिट और ऑडिटर्स जो चैप्टर है 10, फिर चैप्टर 9 है और चैप्टर 8 है, ये तीनों मिला करके आपको कितने के पूछे जाते हैं हर एग्जाम में? एटलीस्ट 14 मार्क्स। ये मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ। दूसरा आता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स में भी 3 चैप्टर हैं। एक होता है चैप्टर 11 जिसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। एक है चैप्टर 12 जिसको हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक है चैप्टर 13, वो कहलाता है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्संस। ये मिला करके डायरेक्टर के 3 चैप्टर मिला करके मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 30 मार्क्स के आते ही हैं। इस एग्जाम के पेपर का भी आप एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन इस सर क्या हुआ, 30 नंबर के पूछे जरूर उसने, लेकिन अलग अलग जगह पूछ लिए और उनके साथ टाई अप में थे कौन? अलाइड लॉ। तो बच्चों को लगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो आप बिल्कुल पूरी तैयारी से आओ कि हम कॉर्पोरेट लॉ और अलाइड लॉ दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। सो साहब डायरेक्टर्स हो गया 30 नंबर का, अकाउंट्स एंड ऑडिट हो गए 14 मार्क्स के। इसके बाद अदर टॉपिक्स अंडर दी कंपनी लॉ अगर ले लूं, जिसके अंदर आएगा इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, वाइंडिंग अप, प्रोड्यूसर कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। आई हैव सो मेनी टॉपिक्स। तो कौन कौन से टॉपिक सब ले लें? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक फॉरेन कंपनी, दूसरा टॉपिक वाइंडिंग अप, तीसरा टॉपिक फॉरेन कंपनी, चौथा टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी, पांचवा टॉपिक प्रोड्यूसर कंपनी और छठा टॉपिक पेनल्टी एंड अदर्स। सो वी हैव these much topics. अब इन टॉपिक्स में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का कोई भरोसा नहीं है। ये टॉपिक आया तो ये 2 नहीं आएंगे, या ये 2 आए तो ये नहीं आएगा। इन ऑल मिलाकर इनके 4 से 6 मार्क्स के बीच में वेटेज होता है 4 to 6 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। 4 से 6 मार्क्स का वेटेज फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और इंस्पेक्शन है इसको। लेकिन ये तो शाश्वत रूप से 8 नंबर का है, दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। और ये हमेशा प्रोड्यूसर कंपनी जो है आपको मिलेगा, हमेशा एवरेजली 6 मार्क्स का मिलेगा, कभी कभी 10 तक का भी आ गया है। अब आपको स्ट्रेटेजी मेरे साथ बनानी पड़ेगी। हम किसी भी चैप्टर को लाइटली नहीं ले पाएंगे, आप ये मान के चलिए। और मैं उस चैप्टर को उतना महत्व दूंगा जिसको मेरे हिसाब से मुझे महत्व देना है। इट्स नॉट यू कि तुमको कितना एंजॉयमेंट उस चैप्टर में मिल रहा है तो उतना मैं ज्यादा पढ़ाऊं, या इट्स नॉट मी कि मुझे वो पढ़ाने में जितना एंजॉयमेंट मिल रहा है वो देखें। क्योंकि अगर हमने ये देखा होता तो हमारा ये वाला पेपर बिगड़ गया होता अभी तक। तो पूरे 1 महीने अलाइड लॉ का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करवा के हाथ में दिया मैंने, सारा का सारा पेपर प्रैक्टिस मैनुअल में से आया।
लेकिन लोगों ने लाइटली अलाइड लॉ को ले लिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो पूरा पढ़ा के भेजा था अलाइड लॉ। सो this is accounts and audit 14 marks, directors 30 marks, inspection, inquiry, investigation 4 to 6 marks, winding up 8 marks, foreign company 4 to 6 marks, government company 4 to 6 marks, producer company 6 to 10 marks. ये है आपका टोटल कंपनी लॉ। अगर आप देखें तो कितना हो गया, 14 और 10 44, 14 और 30 44 और 6 50 और 8 58 और 8 इट विल बी ऑफ 70 75 टू 80 मार्क्स वो आएगा। लेकिन अपन ऑप्शन 120 मार्क का पेपर होता है, 116 मार्क का पेपर होता है, उसमें से करना 100 का रहता है, तो वो कुछ भी अपन कर लें, वी कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 70 मार्क्स। किसी भी कीमत पे आप मोर देन 70 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ही उसका ऐसा रहेगा। अब आते हैं अलाइड लॉस में। अलाइड लॉ में हमारे पास ढेर सारे टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बाद अगला है फेमा। और एक बात बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फेमा का 4 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन लोगों को फेमा इतना अट्रैक्ट करता है कि वो फेमा को 50 घंटे भी पढ़ सकते हैं। औकात चैप्टर वाइज देख लो, उसके बाद डिसाइड करना प्यार करना है कि फ्लर्ट करना है। औकात 4 नंबर की नहीं है, पढ़ेंगे ऐसा उस फेमा को जैसे 400 नंबर का हो। आज तक इतिहास में 4 से ऊपर पूछा नहीं, और आदमी पढ़ता पढ़ाता उसको ऐसा है जैसे फेमा मतलब भगवान जाने क्या हो गया, एक स्टेटस सिंबल हो गया, फेमा पढ़ा हुआ है। वो है 4 मार्क्स का यार, वो माइंड इट वेरी केयरफुली। फेमा इज जस्ट ऑफ 4 मार्क्स। इसके बाद आता है इंश्योरेंस एक्ट। आया तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा, 4 मार्क्स। देन कम्स इरडा एक्ट। भगवान जाने कोर्स में क्यों रखा है, आज तक एक बार नहीं आया। क्यों रखा है, डोंट नो, आया ही नहीं, अभी तक ही नहीं आया कभी। दे हैव नॉट एट ऑल आस्क्ड, 0। देन कम्स इरडा के बाद सिकरा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये तो बिल्कुल आता है सर। सिकरा is minimum 5 marks asking always. सिकरा के बाद आता है सेबी एक्ट। बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है सर। सेबी एक्ट भी आता है 8 मार्क्स का। और सब देख लो अब कि तुमको फेमा पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि सेबी पे। और अगर मैं सेबी पे ज्यादा कंसंट्रेट करूं तो माफ करना, थोड़ी बोरियत जरूर होगी, लेकिन 6 महीने की बोरियत से ये बोरियत अच्छी है। इंटरेस्टिंग तो फेमा है, लेकिन नंबर सिर्फ कितने हैं, 4। नॉन इंटरेस्टिंग सेबी है, लेकिन बिना गाइडलाइन के, सेबी एक्ट 8 का है और गाइडलाइन मिला लूं, सेबी गाइडलाइंस अगर मैं मिला लूं तो सेबी की गाइडलाइन आपको मिलेंगी कम से कम 4 मार्क्स की एडिशनल, 6 मार्क्स की। यानी कुल मिला के कई बार ऐसा हुआ है कि 12 नंबर के ऊपर पहुंच गया। सम टाइम इट हैपेंस दैट इट इज ऑफ 12 मार्क्स। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते सर। और बहुत कम लोग हैं जो इसको पढ़ाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि ये बोरिंग है। और सबसे आखिरी में बैच अपन जो एंड करते हैं वो इसी से करते हैं। थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन लॉजिकली सब हो जाता है कवर, को बड़ी बात नहीं, पर करना तो पड़ेगा। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि छोड़ के चले जाओ। फेमा कर लो और ये छोड़ के चले जाओ, कोई कंपैरिजन है क्या इनका, बताओ आप मेरे को। डू यू एनी कंपैरिजन ऑफ दिस एंड दिस? 4 का कर लो, 12 छोड़ दो। तुम सीए कर रहे हो यार, बीए कर रहे हो यार, चलो आओ।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमेशा 8 मार्क्स, एवरेज उसका 8 मार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंटरेस्टिंग है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लेकिन है उसकी औकात कितने की? 4 की। सरफाइजी Sarfaisi Act is again of 4 marks. That is securitization and reconstruction of financial asset. Sarfaisi Act भी क्या है? 4 marks. This is your whole course. ये आपका पूरा कोर्स है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, आप ये मानिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस नोट। कंपटीशन एक्ट नहीं लिया क्या मैंने? ओह, लिस्ट में रह गया, 4 नंबर, 4 मार्क्स कंपटीशन एक्ट। और कोई देख लो, मेरे ख्याल और तो कुछ नहीं छूटा है। This is how we should proceed. ये तरीका है हमारे आगे बढ़ने का। चार्ट भी बनाएंगे, इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, एवरीथिंग विल डू, लेकिन मेरा पूरा एम्फेसिस रहेगा बेयर एक्ट पे। कंपनी लॉ, कंप्लीट कंपनी लॉ के अंदर अकाउंट्स, ऑडिट, डायरेक्टर, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, वाइंडिंग अप, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, हम ये सारे चैप्टर्स को बहुत थॉरोली करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ के सेक्शन में ये ऑडिट नहीं है कि यहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सेक्शन कोड कर दी, सब सेक्शन कोड कर दी, प्रोविजन सही लिख दिया, तो 4 में से 4 नंबर भी मिल जाते हैं। जैसे सुबह मैं डिस्कस कर रहा था कि ऑडिट के अंदर मार्किंग होती है 56 से 66 के बीच में। यहां अगर आप मेरे साथ पढ़ लोगे तो मार्किंग हो जाएगी 66 से 76 के बीच में। और अगर बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया तो फिर आपके ऊपर है, पर मैं क्या है, फालतू सपने पालता नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जितनी देर मेरे साथ हो उतनी देर ही मेरे हो, उसके बाद तो बाकी सारे सब्जेक्ट के हो जाते हो, तो उसमें अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इन माई लिमिटेशंस आई एम गोइंग टू गिव यू द होल सीन। तो अब मुझे बता दो, सबसे ज्यादा समय किस चैप्टर में लगना चाहिए? डायरेक्टर, है ना? क्यूटी की बैच कितने महीने की होती है? 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने की होती है, वो भी 20 नंबर का होता है, 30 का। हाँ, तो हम भी 30 के। डायरेक्टर कितने का है? 30 का, इक्विवेलेंट टू क्यूटी। तो अब अगर यहां पे डायरेक्टर 1.5 से 1.25 महीने तक चलता है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप ये डायरेक्टर क्यों पढ़ा रहे हो, फेमा तो पढ़ाया ही नहीं। अरे, I will take 12 lectures for accounts, audit and dividend. I will have at least 40 lectures on director, 40 से 45 lectures on director. Inspection, inquiry and investigation will consume hardly 3 lectures. Winding up will consume 5 lectures. Foreign company will consume 2 lectures. Government company will consume 1 lecture. Producer company will consume at least 4 lectures. 5 भी हो सकते हैं. This is my total tally of company law. जितना मैंने बोला उतने में मेरे को खत्म करना है. So डायरेक्टर्स के अंदर आपके डिस्कशंस पे है. अगर आपने डिस्कशंस काफी अच्छे से किया और क्लास काफी अच्छे से डायरेक्टर्स की चली, तो इट मे रेज टू 20 मोर. नो पॉइंट, इट कैन बी 60,
बट ये जो बढ़ेगा ये फिर संडे को बढ़ेगा. वी हैव रेगुलर बैच ऑन संडे ऑल्सो फॉर कंपनी लॉ. ऑडिट से बहुत बड़ा है कंपनी लॉ. ऑडिट तो आराम से खत्म हो जाता है. कंपनी लॉ इज अ बिग डील. कंपनी लॉ को मैं, आप मान के चलिए कि वैसे मैं मिनिमम 40 लेक्चर्स के अंदर खत्म करना चाहूंगा, बट इट कैन एक्सटेंड टू 10 मोर दैट कॉल्स 50. क्योंकि ये आपके और मेरी समझ पे निर्भर करता है, इस बैच की स्पीड पे डिपेंड करता है, इस बैच में बैठे हुए बच्चों की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी और कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. कम से कम आपको कंपनी लॉ में डायरेक्टर अकेले पे 400 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, तब जाकर आपकी पकड़ बनेगी कंपनी लॉ पे. ओवरऑल कंपनी लॉ में आपको कम से कम 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दूंगा, आंसर सहित आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं छोड़ना है अपने को, क्योंकि ये पेपर बहुत इजी स्कोरिंग है. घर पे आप आधा घंटा दे दो, जैसा आधा घंटा मैंने ऑडिट का आरक्षण मांगा सुबह सुबह, आप आधा घंटा मेरे को दे दो इसके लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं 66 से 76 के बीच में मार्क्स आपके आ जाएंगे. ऑडिट में तो कोई गारंटी नहीं देता मैं, लेकिन लॉ में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. आप मेरे साथ बस आधा घंटा मेहनत कर लो रोज, यू कैन गेट 66 to 76 मार्क्स इजीली. So this is the structure by which we will go. Competition Act, I will consume 4 lectures. Interpretation of statute, I will consume 3 lectures. FEMA मैं कितना ही छोटा कर लूं, 6 लेक्चर से कम में वो खत्म ही नहीं होता है. 4 नंबर का, लेकिन लेक्चर बहुत खाता है. कभी कभी 6 के बाद 8 भी हो सकते हैं. इंश्योरेंस एक्ट हार्डली 2 लेक्चर, इरडा में पढ़ाऊंगा ही नहीं. सिकरा 2 लेक्चर. सेबी और सेबी गाइडलाइंस मिलाकर के 8 से 10 लेक्चर, और सॉरी सेबी और सेबी एक्ट के अंदर अपने को लगते हैं 3 दिन, और सेबी गाइडलाइंस में अपने को लगेंगे 7 दिन. बैंकिंग 2 दिन, मनी लॉन्ड्रिंग 2 दिन, और सरफाइजी एक्ट 2 दिन. अभी से लिखवा दो, ताकि बाद में आदमी बार बार सीढ़ियों पे जब पूछता ना कितना बच्चा, तो देख ले भाई, तेरे को पहले ही दिन बता दिया था कि दिस इज द शेड्यूल. बार बार नहीं पूछना क्या होगा. अब टोटल लगा लो दिन के कितने हो गए. हाउ मेनी डेज? 4 और 3 7 और 2 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20 और 7 27 और 6. How many days? 33 days. 33 hours. Now how I can manage these 33 hours is on me. If I can call you on Sunday and have 3 hours in a day, it will go 3-1 में कन्वर्ट हो जाएगा. वो तो आपके ऊपर है कि आप और मैं कितने स्लॉग ओवर्स खेल सकते हैं. So it is there. बट जनरली संडे को कॉर्पोरेट लॉ की क्लास रहेगी कम से कम 2 घंटे की, ये आप मान के चलिएगा. अब इधर अगर आप डेज ले ले तो 40 प्लस 10 50 प्लस बाकी सब मिला के 75 डेज में आपको ले रहा हूं कंपनी लॉ, रफली 75 डेज. तो 75 प्लस 35 ले लो, दैट कम्स टू 110 आवर्स. वेरिएशन भी अगर ले लूं मैं कि डिस्कशन में कुछ चला गया, डाउट सॉल्विंग में किसी दिन अपन लंबे निकल गए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लंबे निकल गए, तो हार्डली 120 आवर्स विल बी दी tenure of this corporate and allied law lecture. That's why we require whole 4 months of 1 hour. Clear? This is our strategy for corporate and allied law. आगे बढ़े. Let's start with the director. Director से ही start करेंगे straight forward. So now company law
को स्टार्ट करेंगे विथ डायरेक्टर। जो 30 मार्क्स का है, बढ़कर 35 भी हो सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में तो डायरेक्टर प्लस अकाउंट्स एंड ऑडिट मिलाकर इट वाज अबाउट 60 मार्क्स पेपर। 60 नंबर का पेपर किसमें था? डायरेक्टर प्लस अकाउंट्स ऑडिट और डिविडेंड। 60 मार्क्स कवर कर दिए थे। इसलिए डायरेक्टर्स का कोई भरोसा नहीं है, मिनिमम 30 तो आप मान लो अटेनेबल आराम से। डायरेक्टर्स के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर्स, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। अब आप समझ रहे हो कि जब मैं चैप्टर्स तक पे जा रहा हूं तो ये बात आप मान के चलिएगा कि आप लोग मेरे साथ सेक्शन भी याद करेंगे, क्योंकि मैं चालू ही चैप्टर से हुआ हूं। अब मैं चैप्टर से चालू हुआ हूं तो सेक्शन, सब सेक्शन और प्रोविजो सब याद कराना आपको मेरी ही जिम्मेदारी है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर्स। ऑडिटिंग में भी सारे क्लॉज नंबर कोड ऑफ एथिक्स के याद करवाना, सारे स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर याद करवाना और सब कुछ याद कराना मेरा ठेका है। उसी तरीके से यहां भी सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस याद कराने का ठेका मेरा है। बस आप जागते रहना, सोना मत। बाकी तो मैं घुस जाऊंगा आपके दिमाग में, आप टेंशन नहीं छोड़ दो उसको। नाउ चैप्टर 11। चैप्टर 11 इज अबाउट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर। ये चालू होता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन शुरू होती है 149 से और सेक्शन 149 से लेकर ये जाता है सेक्शन 172 तक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, दैट इज कॉल्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर शुरू होता है 173 से और खत्म होता है 195 पे। फिर आता है तीसरा चैप्टर जिसका नाम होता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन्स। मेरे लिए एक अलग कॉपी बना लेना, बहुत लिखवाने वाला हूं मैं। ये चालू होता है सेक्शन 196 से 205 तक, दैट इज 196 टू 205। अगर इन तीनों चैप्टर के अंदर जाके घुस के देखूं कि एवरेज क्या है उसका, तो वो भी मेरे पास है। इसका एवरेज है 5 से 8, इसका एवरेज है 10 से 14 का, और इसका एवरेज फिर है 5 से 8। मैक्सिमम साइड ले लूं तो 8 और 8 16 प्लस 14 कितने हो गए? 30। और मिनिमम आस्किंग अगर ले लूं तो 20। पर ऐसी कोई एग्जाम आई नहीं कि जो मिनिमम मार्किंग ले, क्योंकि क्या होता है, ये कम पूछते हैं तो ये बढ़ा देते हैं, ये कम पूछते हैं तो ये बढ़ा देते हैं, ये कम पूछते हैं तो ये दोनों बढ़ा देते हैं। तो इन ऑल उनको 30 नंबर कवर करने होते हैं। तो आप देख लो कि हमारे लिए तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये मार्क्स, मतलब अब मैं आपको पिछले 10 साल के एनालिसिस में दिखाऊं तो
अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ने अगर मैक्सिमम, पहले डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड ने अगर मैक्सिमम टच किया तो ये मैक्सिमम चला गया था एक बार 13 नंबर, और जिस वक्त ये 13 नंबर का गया था उस वक्त 8 नंबर में उन्होंने ऑडिट पूछ लिया था और इसमें 4 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो इन ऑल वो मिला देते हैं कहीं ना कहीं, और वो उनकी डेडलाइन है कि वो 30 रखते रखते जरूर है उसमें। तो अपने को इनमें कोई भेदभाव नहीं करना है कि यार ये ज्यादा पढ़ लो, ये कम पढ़ लो, ये कम पढ़ लो, पढ़ना तो तीनों है। अब कोई भरोसा नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि चैप्टर नंबर 12 की मैक्सिमम आस्किंग आज तक क्या रही, तो चैप्टर नंबर 12 2 बार ऐसा हुआ है कि जो कई बार चैप्टर नंबर 11 तो 13 का गया, चैप्टर नंबर 12 कई बार 16 नंबर का चला गया, कई एक बार 16 का चला गया, एक बार 10 का चला गया। अब अगर वो 16 का चला गया, जिसको हमने बोला था 10 से 14 का, वो एक बार 16 गया, एक बार 10 गया। ऊपर वाले चैप्टर अगर मैं मैक्सिमम लेने जाऊं तो वो 13 गया था, और नीचे वाला चैप्टर मैक्सिमम 8 तक ही गया है। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, आप ज्यादा यहां पे R&D कर नहीं सकते। अपने को ये मालूम है तीनों चैप्टर पढ़ने हैं। अब सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है मालूम आपको? ऊपर, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये और बड़ा टॉपिक है। ये दोनों बड़े टॉपिक है, मार्क्स कम है। ये छोटा टॉपिक है, मार्क्स ज्यादा है। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बना के चलना है आपको। कॉर्पोरेट लॉ में सारी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है अगर आपने पूरा पढ़ा है तो। आधी अधूरे पढ़े की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं है। पूरा पढ़ा है तो आप जो स्ट्रेटेजी बनाओगे शानदार परफॉर्म करेगी स्ट्रेटेजी। अगर आईडीटीएल सेकंड ग्रुप का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, तो कॉर्पोरेट लॉ फर्स्ट ग्रुप का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इफ आईडीटीएल, आप देखो जनरली आईडीटीएल में मार्क्स 60 के ऊपर होते हैं जनरली। आप फर्स्ट ग्रुप में उठा के देखो, कॉर्पोरेट लॉ में एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे 60 के ऊपर। तो जिसमें 60 आ सकते हैं उसमें 60 न लेंगे तो फिर क्या मतलब है? और इसके अंदर 60 ले लिया तो रिस्क ऑफ एग्रीगेट फेल्योर तो खत्म ही हो जाएगी। फिर ये कोई नहीं कहेगा कि यार एग्रीगेट में रह गया। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टर। चालू करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। सो अब चैप्टर नंबर 11 से शुरू करते हैं। नाम है क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सबको मालूम है, यहां पे ज्यादा माहौल बनाने की तो जरूरत मुझको है नहीं। सब लोग सीए फाइनल में है। एवरीबडी नोज कंपनी क्या होती, एवरीबडी नोज कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एवरीबडी नोज कंपनी खुद काम, कंपनी के सारे मेंबर्स काम नहीं करते हैं, वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उनके एजेंट होते हैं उनसे काम करवाते हैं, और उनके एजेंट को अपन बोलते हैं डायरेक्टर। ये बेसिक नॉलेज तो अपने को आईपीसीसी में मिला हुआ है। और अगर कोई ऐसा बच्चा यहां बैठा है कि जिसने आईपीसीसी में कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है, फिर भी वो यहां बैठा है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान जिसको सीधे सीए बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, उसकी सीए बनने की प्रक्रिया में हमारा थोड़ा सा योगदान लग जाएगा। क्योंकि बिना कंपनी लॉ पढ़े जो यहां तक आ सकता है, तो वो तो यहां भी बिना कंपनी लॉ पढ़े पास हो सकता है। भगवान ने ऊपर से लिख के ही भेजा होगा कि ये सीए। So now we are at directors. डायरेक्टर के अंदर मुझे शुरू करना हो कि यार सर डायरेक्टर है क्या, तो सर डायरेक्टर के लिए आपको बेयर एक्ट में जाना पड़ेगा, और बेयर एक्ट के अंदर आपको मिलेगी सेक्शन, और सेक्शन मिलेगी सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। अच्छा, अब एक बात बता दूं, आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिनके पास भी हैं वो लोग कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट डाउनलोड कर ले। वैसे मैं बेयर एक्ट क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मैं बेयर एक्ट से पढ़ाता हूं, तो मैं बेयर एक्ट क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन जब तक बेयर एक्ट आपके पास आता है, कल तक आ ही जाएगा वैसे, तो आप अपने मोबाइल पर बेयर एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 करके ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर एक्ट और रूल्स दोनों हैं। लाइट ब्लू कलर में एक आइकॉन मिलेगा आपको, द कंपनीज एक्ट 2013, ऐप गूगल ऐप स्टोर पे। वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल थ्रू क्लास। क्लास में बहुत हेल्प करेगा वो ऐप आपकी, क्योंकि
सर्क्यूलर, क्लैरिफिकेशन, अमेंडमेंट, रूल्स, एक्ट सब एक जगह है। और उस ऐप जैसी ही मैंने एक बेयर एक्ट डिजाइन की है, वो बेयर एक्ट जो आपको मैं दूंगा, सिर्फ वही बेयर एक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि बाजार का कोई भी बेयर एक्ट उतना अपडेटेड नहीं है जितना बेयर एक्ट अपडेटेड मैं दे रहा हूं। वो बाजार में नहीं है बेयर एक्ट अपडेटेड, जो मैं दे रहा हूं वो बाजार में अपडेटेड नहीं, और वो मैं आपको अपने हिसाब से दे रहा हूं। उसके अंदर सेक्शन भी दे रहा हूं और रूल्स भी दे रहा हूं, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आपको मेरी दो किताबें मिलेंगी, एक क्लासरूम और एक घर पे पढ़ने के लिए। घर पे पढ़ने के लिए बुक है, क्लासरूम में पढ़ने के लिए बेयर एक्ट। तो आपको दो किताबें अलग अलग मिलेंगी। क्लासरूम में मेरे साथ आप पढ़ोगे बेयर एक्ट, और घर पर आप पढ़ोगे अपनी बुक। बुक विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट। लेकिन एक बार मैंने ये देखा है कि बेयर एक्ट पढ़ा देने के बाद बच्चे उस बुक को तभी खोलते हैं जब उनकी इच्छा हो, अदरवाइज वो बोलते हैं सर अब उस बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने बेयर एक्ट पढ़ाते समय जितना इंटरप्रिटेशन कर दिया वो सब हमने अपने हाथ से ही लिख लिया है बेयर एक्ट के साइड में। तो दैट इज मोर हेल्पफुल फॉर अस रादर देन योर बुक। इट इज जनरल प्रिजम्पशन विच इज कमिंग आउट, बट ठीक है, आप लोग देखिए आपको क्या करना है। सेक्शन 234 स्टार्ट्स विद डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर के लिए लिखते हैं मीन्स अ डायरेक्टर appointed to the board of a company. Means a director appointed to the board of company. चलिए समझते हैं। डायरेक्टर मतलब क्या? सर डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। एक तो वर्ड हो गया अपॉइंटेड और दूसरा वर्ड हो गया बोर्ड। अपॉइंटेड का मतलब, नाउ अंडर कंपनीज एक्ट 2013 न्यू, यू वुड नॉट हैव डीम्ड डायरेक्टर। मैं किसी को भी डायरेक्टर नहीं बोल दूंगा। एक कंसेप्ट आता जरूर है शेडो डायरेक्टर का, पर वो कंसेप्ट अब कंपनीज एक्ट 2013 में खत्म हो चुका है। पहले था, आप कुछ किताबें उठा के देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा शेडो डायरेक्टर। शेडो डायरेक्टर को उन्होंने डायरेक्टर की बजाय दूसरी डेफिनेशंस में ले लिया है। डायरेक्टर तो वो खालिस चाहते हैं जो अपॉइंट किया गया हो। अपॉइंट किया गया हो मतलब इंप्लाइड नहीं है, एक्सप्रेस्ड है। अरे सर डायरेक्टर मतलब कौन? द पर्सन मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। जिस आदमी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपॉइंट किया गया है वो डायरेक्टर है। वाह भाई, जिस डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य है वो, बस बात खत्म हो गई। किसी आदमी को हम यूं ही बोल रहे हैं तू हमारा डायरेक्टर, तो तुम कॉमन पार्लेंस में उसको डायरेक्टर बोल लो कि यार तू हमारा डायरेक्टर है। लेकिन कंपनी के अंदर डायरेक्टर सिर्फ तब होगा जब भले उसका नाम डायरेक्टर हो, लेकिन अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं। डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जिसका नाम किसमें है, जो किसका सदस्य है, बोर्ड का। अब अगली बात आती है व्हाट वी मीन बाय बोर्ड। बोर्ड कौन है? बड़ा हास्यास्पद है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 कहती है व्हाट इज बोर्ड। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 कहती है बोर्ड इन रिलेशन टू द कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। वाह, पहले मुर्गी की पहले अंडा। द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ना अपॉइंटेड का मतलब
एक्सप्रेसली अपॉइंटेड हो। माना नहीं जाएगा कि तुम डायरेक्टर हो। यू विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर। कब आप डायरेक्टर मानेंगे? जब तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुआ हो एज अ डायरेक्टर। एंड द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज व्हाट? बोर्ड। जहां जहां बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड यूज हुआ है एक्ट में, उसका मतलब क्या है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर्स को एक साथ हम क्या कहेंगे? बोर्ड। अब बोर्ड कहां से लाऊं? फ्रॉम वेयर आई शुड गेट बोर्ड? आखिर मुझे बोर्ड कहां से मिलेगा? तो सर अब जाऊंगा मैं सेक्शन 149(1) पर, जो मुझसे कहती है कि आपके यहां बोर्ड होना चाहिए। सुनो, सबसे पहले आई डेफिनेशन। हमने कहा डायरेक्टर कौन? बोले डायरेक्टर वो डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन? बोले सारे डायरेक्टर को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। अब इन दोनों डेफिनेशन से कोई मतलब ही नहीं निकला। एक ने कह दिया डायरेक्टर वो है जो बोर्ड में है, और बोर्ड मतलब बोले जिसमें डायरेक्टर है वो बोर्ड है। तो वाह भैया, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अब ये तो बताओ कि बोर्ड जरूरी है क्या? हाँ है ना। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 आती और हमसे कहती है एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एवरी कंपनी शैल हैव board of directors consisting of individuals। हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, एंड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी consisting of individuals as director। individuals as directors। लीजिए सर। हां, तो हमने कंपनी बनाई और हमको कह दिया एवरी कंपनी। अब आप सब आईपीसीसी के भोले भाले पढ़े पढ़ाए इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब मालूम है आपको कंपनी कितनी होती है। 1% कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है, डीम्ड पब्लिक कंपनी भी होती है, स्मॉल कंपनी भी होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, फॉरेन कंपनी भी होती है। देयर आर सो मेनी कंपनीज। नाउ हियर कंपनी मीन्स व्हाट? कंपनी मीन्स कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, विच डज नॉट इंक्लूड फॉरेन कंपनी, जिसमें फॉरेन कंपनी शामिल नहीं है। तो क्या सर 1% कंपनी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखना जरूरी है? हाँ। 1% कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे हो सकता है? उसमें तो मेंबर ही एक होता है। सर मेंबर एक होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो 4, 6, 8, 10, 12, 15 जितने रखना आपको रख लो। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या 1% कंपनी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए? हाँ। क्यों चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? वो तो हम आईपीसीसी में ही पढ़ चुके हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे तो कंपनी का कामकाज चलाएगा कौन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भरमार तरीके से हमने क्या दिया है कि बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड क्या कर सकता है। तो बोर्ड क्यों बना रहे हो? बोर्ड इसलिए बना रहे हैं कि दीज आर द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर हु विल रन द बिजनेस। ठीक है, तो बोर्ड में बोर्ड किसको बनाना जरूरी है? सर हर कंपनी को बोर्ड बनाना जरूरी है। एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना जरूरी है, कंसिस्टिंग ऑफ क्या? इंडिविजुअल्स। अब एक ही झटके में सारी बातों को विराम लग गया कि ना तो डायरेक्टर हो सकता है एलएलपी, ना डायरेक्टर बन सकती है पार्टनरशिप फर्म, ना डायरेक्टर बन सकती है कोई कंपनी, और ना ही डायरेक्टर बन सकती है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट।
सिर्फ बन सकते हैं कौन? इंडिविजुअल्स। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डायरेक्टर। अभी आप सुनो, अब बात कितनी क्लियर हो गई। सेक्शन 149(1) ने बोला हर कंपनी का क्या होना चाहिए? एक बोर्ड जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स हो। अभी ये नहीं देखा हमने कितने होना चाहिए, अभी सिर्फ ये देखा हर कंपनी में क्या होना चाहिए? एक बोर्ड जिसके अंदर हो क्या? इंडिविजुअल्स एज अ मेंबर। और ये इंडिविजुअल एज अ मेंबर है, ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर कहां से अवतार लेंगे? अवतार नहीं लेंगे, इनका करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। अब लिंक बनना शुरू हुई। हर कंपनी को चाहिए बोर्ड, बोर्ड में चाहिए इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल कहलाएंगे डायरेक्टर, और उनको करना पड़ेगा अपॉइंट। और कलेक्टिवली वो सब लोग क्या कहलाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा सर, अब इंडिविजुअल में कौन कौन आ सकते हैं? कौन कौन आ सकते हैं मतलब? माइनर को लवाना लो, क्या एनआरआई या सिर्फ वो इंडियन सिटीजन ही हो? हेलो, और उसकी एज क्या होनी चाहिए? सर ऐसा है, डायरेक्टर भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कॉमनली डायरेक्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये छोड़ दो, ये तो डायरेक्टर कभी बन ही नहीं सकता। कहां लिखा है एक्ट में कि ये डायरेक्टर नहीं बन सकता? बबलू कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाएगा तो INC 1 भरना पड़ेगा। जो ऑफिस जाते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, INC 1। अब मैं क्या करूं? यहां पे ऑफिस खोलूं? नहीं। INC 1 मांगता है कि आप अपने डायरेक्टरों के नाम दो, और INC 1 में डायरेक्टरों के नाम तब तक नहीं जा सकते जब तक डिन न हो। डिन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डमी डब्बे। डिन का मतलब, अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का जब फॉर्म भरोगे तो वो फॉर्म साइन ही नहीं कर पाओगे जब तुम्हारी एज ही 18 साल से क्या होगी? कम। मतलब तुम्हारे पास 18 साल से कम हो तो डिन ही नहीं आ सकता। डिन नहीं आ सकता तो INC 1 के अंदर तुम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। सर कोई बात नहीं, अपन प्रमोटर डायरेक्टर नहीं बनेंगे, बाद में अपॉइंट हो जाएंगे। ओ सुन, जिस भी बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा 152(1) में, वहां पर जब डिक्लेरेशन लगेगा तो ही मस्ट हैव डिन। बिना डिन के कोई बंदा हमारे यहाँ डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर की पहली क्वालिफिकेशन है कि उसके पास क्या होना चाहिए? डिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150। अगर तेरे पास डिन नहीं है तो हम तेरे को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। तो भाई साहब मैं तो माइनर हूं, मेरे पास डिन कहां से आएगा? हाँ तो तू मेजर हो जा, डिन ले आ, फिर डायरेक्टर बन जाना। हैंस फोर्थ आज के बाद कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि माइनर डायरेक्टर हो सकता है कि नहीं। माइनर का भी डायरेक्टर नहीं हो सकता। कहीं का भी केस लॉ ले आना, 1956 का हो सकता है, 2013 में तो नहीं हो सकता। कोई बोले लपड़ मार देना, नहीं होता है, बात खत्म हो गई। मेरे पढ़ाने की स्टाइल यही है, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है। उसके बाद अगर कोई दूसरा कुछ बोलेगा झपट मार दो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो फाइनल है, बात खत्म हो गई। सेकंड, क्या NRI डायरेक्टर हो सकता है? अरे तुम कहीं से भी ले आओ, युगांडा से ले आओ, US से ले आओ, नेपाल से ले आओ, बांग्लादेश से ले आओ, श्रीलंका से ले आओ, चीन से ले आओ, म्यांमार से ले आओ, कहीं से भी ले आओ यार, हमें क्या मतलब है? इंडिविजुअल है ना, मानव है ना, प्राणी नहीं चाहिए। बस चाहिए कौन? इंडिविजुअल पर्सन। यू शुड नॉट बी एन एनिमल कि एंटरटेनमेंट अब हमारा जो है वो डायरेक्टर बन गया है। मूवी में हो सकता है, वो यहां नहीं हो सकता डायरेक्टर। हमको क्या चाहिए? इंडिविजुअल, चाहे इंडियन नेशनल हो चाहे फॉरेन नेशनल हो। सर मेल की फीमेल? सर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सर रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? सर वो रेसिडेंट भी हो सकता है, सर वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। सर हमने कहीं पढ़ा है कि वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए और रेसिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। एक मिनट, जब मैं स्पेशल डायरेक्टर की बात करूंगा तो मैं स्पेशल डायरेक्टर की बात करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा? एज मैक्सिमम 80-90 साल का आदमी कर देगा उसको अपॉइंट।
कर दो ना, किसने मना किया? नहीं नहीं, हमने कहीं पढ़ा कि 70 साल से ऊपर का नहीं हो सकता। तुमने गलत पढ़ा है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसको भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके साले की एज 70 के पार कर सकते हैं, टेंशन नहीं। हेलो, क्या पढ़ा अभी अपन ने आज? कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं कि साहब डायरेक्टर कौन। अब आप देखो, इतना इंटरप्रिटेशन करने के बाद तीनों सेक्शन खत्म। पहली सेक्शन 234 क्या बोली? डायरेक्टर विल बी अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टू द बोर्ड। हु इज बोर्ड? सब कलेक्टिव डायरेक्टर्स आर नोन एज बोर्ड। Who will create a board? Section 149(1) says, what it says, that every company shall have board of director consisting of individual as a director. अब बात आती है, आपने तो कह दिया कि shall have board, लेकिन बोर्ड कौन सा? फर्स्ट बोर्ड कैसे बनेगा? How shall we have first board? पहला बोर्ड, पहले डायरेक्टर, पहले लोग कौन? INC 1 में लिखे हुए लोग, पहला बोर्ड। अरे दादा, INC 1 एक बार देख लेना, जिसको भी टेंशन हो INC 1 खोलो, INC 1 देखो, उसमें पाओ, वो देते हैं डायरेक्टरों के नाम दो, आपने डायरेक्टरों के नाम दिए, वो आपसे डी नंबर मांगे, उन्होंने डी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट बाय INC 1। हेलो, अब नॉर्मली तो ऐसा हो नहीं सकता कि INC 1 फाइल किए बिना आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो, पर मान लो कोई कंपनी INC 1 से पहले इनकॉर्पोरेटेड थी और उसने अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फॉर्मल चयन न किया हो तो बोलते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम्स विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? डायरेक्टर्स। 2013 के आने के बाद से तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि INC 1 में ही सब आ जाता है। तो अब सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को भी क्या माना जा सकता है? डायरेक्टर। तो ये बात तो पहले की है, ये बात अभी की है ही नहीं। क्लियर? मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया है, आपको सिर्फ 3 सेक्शंस के बारे में बात की है, बाकी की बात करेंगे कल विल हैव ऑल अरेंजमेंट। हो सकता है मैं रूम ही चेंज कर दूं, तो वी विल हैव इन चेंज रूम, विल सिट एंड एंजॉय दिस।